वेलकम टू बालाजी आरएस। आज हम पेपर आपका जो है पेपर वन इसको स्टार्ट कर रहे हैं एबीएसटी कॉलेज प्रोफेसर का। उसमें जो आपका पहला टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको लेंगे और ये आपकी जो है फर्स्ट क्लास है। और इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से लेके कन्वेंशन तक, इंट्रोडक्शन से लेके कन्वेंशन तक जो आपके टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें मेनली बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस कौन सा हम फॉलो करते हैं, हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं वो किन किन यूजर्स के लिए करते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कन्वेंशन क्या है। इसमें जो है आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसमें फिर ये आपके बचे हुए सिलेबस है जिसको हम अगले 5 से 7 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे पहले पेपर 1 कंप्लीट करें, फिर पेपर 2 कंप्लीट करें और फिर आखिर में जो है अगर टाइम बचेगा, जितना भी टाइम बचेगा उसमें पेपर 3 कंप्लीट करके आपका अक्टूबर में जो प्रस्तावित है, जो चांसेस है कि जो अक्टूबर के मिड तक जो है आपका ये पेपर हो जाएगा, तब से पहले ही हम ये सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक बार आप सिलेबस देख लीजिए फाइनेंस अकाउंटिंग और क्या क्या है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दे रखा है, IFRS दे रखा है, जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस है वो दे रखे हैं, और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या एंट्रीज होती है, फाइनल अकाउंटिंग तक हमको ये पूरा कंप्लीट करना होगा। फिर बैंक रिकंसिलिएशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पार्टनरशिप अकाउंट है। इसको हम MCQ फॉर्म में ही कर लेंगे, 2-4 सम सॉल्व कर लेंगे और उसी से ही समझ में आ जाएगा कि पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सी टर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, रिटायरमेंट के टाइम क्या होता है और डेथ के टाइम क्या होता है। फिर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन खास करके अमालगमेशन से रिलेटेड है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा बहुत और बचा है। हायर परचेज दे रखा है हमें, हायर परचेज करना है हमें। फिर ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट मेथड और जो जो इसमें और भी मेथड्स है उसको करेंगे हम। फिर एक तो वॉइज अकाउंटिंग है, इसको थोड़ा हम अच्छे से करेंगे क्योंकि ये ग्रेजुएशन टाइम में भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की एंट्री कैसे की जाती है वो, और नॉन प्रॉफिट अकाउंट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी अकाउंटिंग मेथड को डिटेल में देख लेंगे। ठीक है दोस्त बच्चों, ये पहली क्लास है, इसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, इसको ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए। आपने ये बेसिक आपने कई बार पढ़ा होगा, कई जगह से पढ़ा होगा, इसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, इसे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो फाइनेंस अकाउंटिंग क्या है? यह एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ये सब अकाउंटिंग के ब्रांच है। मतलब ऊपर एक अकाउंटिंग होती है, उसके नीचे ये इसके सब हिस्से होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम एक समरी बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक पर्टिकुलर ईयर में जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करके उसकी आखिर फाइनल में जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो फाइनल अकाउंट तैयार होता है, जो ऑडिट में रिपोर्ट तैयार होती है, वहां तक जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बुक कीपिंग का मीनिंग देखें तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का सिंपल मतलब है एक बुक है, उसमें हम जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको कीप करते हैं, मतलब उसको रखा जाता है। कीप यानी कि रखना, बुक कीप लंबे समय के लिए उसको रखने के लिए डे टू डे ट्रांजेक्शन को उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बस इतना है। और वहीं अगर हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फर्क देखें तो अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होती है? स्टडी होता है, स्टडी प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी जो हम सब्जेक्ट लेते हैं वो अकाउंटेंसी होती है, और उसमें जो हमें पढ़ाया जाता है वो अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग में ऑल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को और प्रोसीजर को इन एप्लीकेशन यानी कि प्रोसेस में लाया जाता है। ठीक है, शब्द अकाउंटेंसी लेखांकन के अध्ययन में सिद्धांत को संदर्भित करता है, जबकि अकाउंटिंग शब्द का उपयोग आमतौर पर सभी लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। जैसा हमने देखा कि बुक कीपिंग में तो रिकॉर्डिंग होती है सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन का, अकाउंटिंग इसका नेक्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्टिव लुक लिया जाता है, इसमें देखा जाता है अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, इसमें जो डेटा तैयार होता है
वो बिजनेस के लिए किस तरह यूज में लिया जा सकता है। जैसे हमने कोई टारगेट बनाया प्रॉफिट का, तो उतना प्रॉफिट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, सेल्स हुआ, सेल्स का टारगेट मीट हुआ कि नहीं हुआ ये, और हमें अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो हम अकाउंटिंग में देखते हैं। अकाउंटिंग हमेशा जो है एनालिसिस और रिपोर्टिंग से रिलेटेड ज़्यादा है, और बुक कीपिंग जो है सिंपल डेटा एंट्री है, आप जो डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसे आप अच्छे से रट लीजिए। अकाउंटिंग प्रोसेस ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर इसमें कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। मेनली इसमें क्या 6 स्टेप दे रखे हैं अकाउंटिंग में। पहले तो आप एनालाइज करोगे किसी डेटा डेटा को, मान लो कोई वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या किसी का पर्सनल खर्चा है, उसको आप पहले देखोगे, उसको फिर उसके बाद जो है आप बुक कीपिंग में उसको रिकॉर्ड करोगे, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करोगे कि असेट में कौन सा है, लाइबिलिटी में कौन सा है, ठीक है, इनकम में कौन सा है, एक्सपेंडिचर में कौन सा है। तो इसको फिर उसके बाद आखिर में जो है इसको एक समराइज करोगे। समराइज मतलब फाइनल अकाउंटिंग पूरा समराइज फॉर्म में बना लोगे। ट्रायल बैलेंस एक समराइज फॉर्म होता है, वो बनाते हो। फिर इसकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपने जो एक्सपेक्टेड रखा था वो आया कि नहीं आया। रिपोर्टिंग के साथ ही इंटरप्रिटेशन भी चालू हो जाता है। जैसे ऑडिट अगर रिपोर्ट लेके आते हैं, तो ऑडिट जो है रिपोर्ट क्या करते हैं, समराइज को जो समरी बनाती है बिजनेस, उसको एनालाइज करता है, उसको अच्छे से रीड करता है, फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट जो है आम पब्लिक के लिए दे देते हैं, बिजनेस को दे देते हैं। फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि साल भर की उनकी क्या परफॉर्मेंस हुई। तो पहले एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समरी बनाएंगे, फिर रिपोर्टिंग, उसकी रिपोर्टिंग तैयार करेंगे, लास्ट में इंटरप्रेटिंग करेंगे। तो ये 6 स्टेप आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक, इसको अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना, ARCSRI, जैसे भी आप निमोनिक जो बनाना चाहे बना लीजिए। अगला है अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प द बिजनेस, एक बिजनेस को हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन कीप अस सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ डे टू ट्रांजेक्शन विच हेल्प टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ बिजनेस। हमने कहा था ना एनालाइज करते हैं, तो वो एनालाइज इसलिए करते कि बिजनेस जो सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए आपको पहले बुक कीपिंग और रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है, फिर उसको आप उसकी लेजर बनाते हैं। लेजर जो है मेनली अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो और जितने कितने पेमेंट हमें रिसीव हुए हैं, इनकम हमें मिली है नहीं मिली, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमने हमने जो असेट लिया है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो असेट अब कितने साल तक अभी और यूज में आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जानने के लिए ही हम जो है अकाउंटिंग का ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है। तो इसके ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल भी आएगा, अगर एग्जाम में सवाल भी आएगा तो भी आप आराम से इसको कर लोगे। जहां जहां आपको दिक्कत होगी वही हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अगला है टॉपिक वेरियस यूजर्स कौन से हैं जिनके लिए हम ये अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, ये कहाँ कहाँ यूज आते हैं। पहले तो अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर है तो वो आम पब्लिक होगा, गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट और इसकी जो एजेंसीज होती है दूसरी, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट और सब दुनिया भर की। मैनेजमेंट के लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट है ही, एम्प्लॉयज भी देखती है कि मेरी कंपनी की जो ये परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। खासकर लेंडर के लिए है, जो हमें लोन देंगे, जो हमें सप्लायर है जिनसे हमें माल सप्लाई होगा, वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, और उसी से ही जो है हमें आगे की सप्लाई मिलेगी। और क्रेडिटर तो है ही, बैंक हुआ या नॉन बैंकिंग क्रेडिटर, आप किसी बिजनेसमैन से भी क्रेडिट ले रहे हो तो वो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। तो ये सब सवाल जो है आसान है, आप कर लोगे। अगला है लिमिटेशंस क्या है, तो इस पर फोकस करना, लिमिटेशन क्या क्या होती है। पहला तो हम जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, हमेशा जो है जिस वैल्यू में हम असेट का से परचेस किए हैं आज से 5-7 साल पहले, उसी पे ही जो है हम, जब तक उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू खत्म नहीं होती है, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, तब तक हम उसी वैल्यू पे उसको कंसिडर करते रहते हैं। उसकी आज की जो कॉस्ट है उनमें उसको कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, और अगला है जिसका लिमिटेशन है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब हम बहुत सारी चीजें जो है एस्टिमेट बनाते हैं, मतलब पूर्वानुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ना हमें
प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं बैड डेप्ट के लिए कई तरह के, कि हम मान के चलते हैं कि ये चीज यहाँ से पैसा नहीं आएगा हमें, तो हम उसका बैड डेप्ट बना लेते हैं। हम डेप्रिसिएशन के मेथड की फॉलो करते हैं कि हम मानते हैं कि 10 से 15 साल में वो असेट जो है अपनी वैल्यू खो देगा, तो उसी हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, हम अंदाजे में ही लगाते हैं कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, तो वो हिसाब रहता है। अगला है वेरीफाइबिलिटी। हमने अकाउंटिंग का पूरा बना लिया, ठीक है, फाइनल अकाउंटिंग तक बना लिया। फिर जब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता है ऑडिटर की एबिलिटी का, कि अगर ऑडिटर सक्षम है, उसे पूरी अकाउंटिंग का ज्ञान है, तो वो वेरीफाई कर लेगा कि फ्रॉड है, एरर है या नहीं है। और अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो कोई एरर पकड़ नहीं पाएगा, उस रिपोर्ट को एज इट इज पास कर देगा और पब्लिक को एज इट इज मिल जाएगा। पब्लिक को भी लगेगा कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस सही है। तो ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाती है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। अगला है मेजरेबिलिटी। इसमें जो है इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, एडवांटेज भी बोल सकते हैं। मेनली लिमिटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मॉनेटरी वैल्यू की जो वैल्यू में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको ही हम कंसिडर करते हैं बिजनेस में। ठीक है, जो लेन देन में अगर हम कोई असेट का लेन देन कर रहे हैं, एक असेट हमने दिया, दूसरे सामने ने कुछ दे दिया, तो उसको अकाउंटिंग में कैसे काउंट करोगे? ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू ही अपनी कंसिडर की जाती है। अगला है एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये तो समझ गया, एरर एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं। विंडो ड्रेसिंग भी होती है। प्रॉफिट कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? एक्सपेंडिचर जो है आप कम करने की कोशिश करोगे, या कहीं उल्टा सुल्टा जो है हम इनकम के साइड में हम एंट्री कर देंगे जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जो शेयर होल्डर्स है या जो आपकी कंपनी का डेटा एनालाइज कर रहे हैं, क्रेडिटर है, सप्लायर हैं, उनको लगेगा कि आपकी फर्म प्रॉफिट में है, तो उससे आपको जो है अनचाहा लाभ हो जाएगा, जो कि गलत है। आपका कंपनी की जो है सही स्थिति नहीं दिखा रहे। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये सजा धजा के आपने जो है अपनी बैलेंस शीट जो है सामने पेश कर दी। अगली है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक में से एक माना जाता है कि हर कंट्री जो है अपने हिसाब से जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाती है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ, अमेरिका में गैप होता है, इंटरनेशनली IFRS फॉलो किया जाता है। तो उसमें क्या है कि ना मिसमैच हो जाता है, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्टीज ना हो तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो आपकी बैलेंस शीट एनालाइज नहीं कर पाती और उसका सही से आउटकम नहीं निकाल पाती। तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है। नो फ्यूचर असेसमेंट। तो कंपनी की जो आज की तारीख में जो पोजीशन है वो देखा जाता है। कंपनी ने कई सारी डील कर रखी है जिससे उसको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉफिट हो सकते हैं। हो सकता है कि आज वो लॉस में हो, पर उसको आप अकाउंटिंग में दिखा नहीं सकते क्योंकि ठीक है आप जो है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को नहीं दिखा सकते। तो ये चीज भी अफेक्ट करती है, लिमिटेशन में काउंट होती है। ये हिंदी में दे रखा है, आपको एक बार अगर रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। ऐतिहासिक लागत हुआ, मापनीयता हुआ, लेखांकन नीति हुआ, विंडो ड्रेसिंग हुआ, त्रुटियां हुआ, ठीक है, अनुमान लगाना, एस्टिमेट्स हुआ, सत्यापनीयता होता है। ठीक है, ये सब हिंदी में आपको दे रखा है। अगला है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये तो आपको पता ही है, असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, अंशधारी को अंशधार होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से बहुत आसान चीज़ है। आगे चलते हैं। अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हिंदी वाला भी दिखा देते हैं आपको, ये रहा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अगर इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है पूरे इस क्लास में तो उसमें है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट एज इट इज रटे होने चाहिए। पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि इकाई अवधारणा। इसमें क्या होता है, पर्सनल एक आदमी जो बिजनेस को रन कर रहा है, ओनर, वो और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, हर बिजनेस की अपनी कॉमन सील होती है, सील ठप्पा होता है, उसका खुद का एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। वो और पर्सन को अलग काउंट किया जाता है
अकाउंटिंग में, ठीक है, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसलिए पर्सन की जो इंडिविजुअल खर्चे होते हैं वो बिजनेस में काउंट नहीं किया जाता, और बिजनेस के जो जो एक्सपेंस और इनकम है उसको पर्सन के इंडिविजुअल बही खाते में नहीं लिखा जाता। अगला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है मनी ऐसी चीजें जो मनी में मेजर की जाती हो, जिसका मनी में मूल्यांकन किया जा सकता हो। ठीक है, धन माप अवधारणा, इसमें ओनली जो मॉनेटरी पैसे से लेन देन है, एक्सपेंसेस हो या इनकम या असेट परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसमें जो भी है मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा वही काउंट किया जाएगा। अगला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी, ठीक है, अवधिकता यानी अवधि वाला, काल का समय, समय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा जाता है कि डेफिनेट पीरियड के लिए ही आपका जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च, इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो इनकम हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो असेट परचेस हुआ है, ठीक है, उनको ही जो है हम जो है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट एज ऑन होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप टू 31 मार्च होता है। ठीक है, ये होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मतलब अवधि से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक डेफिनेट पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए ही आपका जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फॉर द सेम पीरियड रॉकेट, इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, इसका ही आगे की बात है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस पीरियड का एक्सपेंस हो, जिस पीरियड का रेवेन्यू हो, उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो ये होता है सेम पीरियड में रिकॉर्ड करने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगला है सबसे ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि अगर किसी ने बिजनेस खोला है तो वो सालों साल रन करने के लिए खोला है, वो 10-15 महीने में बंद नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ईयर ऑन ईयर बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इसमें। इसीलिए जब भी हम जो असेट परचेस करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि वो 15-20 साल तक चलेगा, और उसमें जो है 15-20 साल के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ऐसी जितनी भी एंट्रियां होती है जो टाइम से रिलेटेड है, उनको हम जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन होता है। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जिस वैल्यू में हमने असेट परचेस किया, या जितना हमें रेवेन्यू उस पर्टिकुलर डे पे आया, या जितना एक्सपेंसेस उस डे पे हुआ, उसको उसी वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अगला है, जब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम जो है रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में असेट को तब रियलाइज करेंगे जब वो असेट की वैल्यू हम जब उसको बेच देंगे, उसको बेचने से एक वैल्यू रियलाइज होती है, मतलब एक वैल्यू आती है। मान लो अगर आपने 10 लाख की मशीन ली थी, 7 साल बाद उसे जो है 3 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख जो आपको ये पैसा मिला है, वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आपका 3 लाख का रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, वेन सोल्ड और डिस्पोज ऑफ असेट। अगला है डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि डबल एंट्री से रिलेटेड है। हर एक एंट्री की डेबिट और क्रेडिट एंट्री की जाती है। अगर कोई एसेट परचेस किया हो, कोई एक्सपेंस किया हो, तो उसमें पेमेंट किया होगा एक्सपेंसेस में, तो कैश में भी एंट्री आएगी, एक्सपेंस में भी आएगी, या एसेट में भी एंट्री आएगी, कैश में भी एंट्री आएगी। फिर डबल डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डुअल कॉन्सेप्ट। अगला है कंजर्वेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें क्या होता है कि हम जो है एक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं बिजनेस को, अगर मान लो कुछ ही दिनों में जो लॉस होने वाले हैं, लग रहा है कि लॉस होगा, इसीलिए हम जो है बैड डेब्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर हम जो है एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है, लगता है कि एक महीने बाद जो है ये पैसा आने वाला है, जब तक वो रेवेन्यू आता नहीं तब तक उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर लॉस को हम जो एक्सपेक्टेड को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैड डेब्ट को आप काउंट कर लीजिए कि ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में ही आता है। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ना, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसका ही नेक्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी। कि बिजनेस नए सालों साल चलेगा, तो उसको चलने के लिए फिर हम जो है ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिसको हम सालों साल अप्लाई कर सकें, और सालों साल उस पॉलिसी को फॉलो करने पर उसको चेंज करने की जरूरत न पड़े। तो डेप्रिसिएशन भी एक ऐसी चीज है जिसको हम जो है सालों साल फॉलो करते हैं। ठीक है, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होते हैं, फ्लैट मेथड होते हैं, ऐसे कई सारे मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन में हम देखेंगे उसको।
अगला है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंट आइटम शैल बी रिकॉर्डेड। अगर बिजनेस में वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करते हो, सिग्निफिकेंट हो बिजनेस के लिए। ठीक है, मान लो कोई अगर 100 करोड़ की कंपनी है और उसमें 1-2 लाख की स्टेशनरी का खर्चा हो जाता है, तो हो सकता है वो उस कंपनी के लिए वो सिग्निफिकेंट ना हो, तो वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं अगर ये 1-2 लाख रुपए अगर किसी ने गबन किया हो, तो उस समय वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आता है। गबन की चीजों को मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो आप फ्रॉड एंड एरर वाली एंट्री को काउंट कर सकते हैं, या बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से अगर कोई एंट्री है, कोई अगर बिजनेस 10 लाख का है और उसमें अगर 1 लाख का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू कंसिडर करता है, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट्स बना लीजिए, जैसे जैसे मैंने बताया, शॉर्ट में लिख लीजिए जैसा मैंने लिखा है, तो इससे आपका क्या रिवीजन भी आप फास्ट मोड में हो जाएगा, क्योंकि आपको अक्टूबर में एग्जाम है तो ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। थोड़े बहुत बचे हैं, 2 ही बचे हैं, अभी ये खत्म हो जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें है पहला कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी हम असेट परचेस कर रहे हैं, उनको एज इट इज ही रिकॉर्ड करना है। जितने भी डेप्रिसिएशन हर चार्ज कर रहे हैं उसको हर साल 10 साल, जितने साल का उसका असेट का टेन्योर है उसके हिसाब से बांट के उसको रिकॉर्ड करना होता है। सेकंड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू है जैसे ही रिसीव होगा हमें तब रिकॉर्ड करना है। हमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू यानी फ्यूचर के रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आज के दिन पे कोई पैसा आया है तो उसे आज रिकॉर्ड करना है हमें। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि जिस दिन का वो एक्सपेंस है या जिस दिन हमने असेट परचेस किया है उसको उसी टाइम ही रिकॉर्ड करना है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे हमने कहा था कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इसी पीरियड में जो है हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कहता है कि हर एक एंट्री अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ भी आप 50% अभी और 50% बाद में ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसे वो उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, और इसमें एरर की संभावना कम से कम रखी जाए। अगला है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पे उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि वाउचर हुआ, रिसिप्ट हुआ, इनवॉइसेस हुआ, ताकि आगे अगर आपसे पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है या किनका है। हम एक बड़ी फर्म में कई लोगों से हम पैसे लेते हैं, कई लोगों को पैसे ट्रांसफर भी करते हैं, कई लोगों सप्लायर से हम जो है एक पर्टिकुलर टर्म बांध लेते हैं कि 3 महीने में पैसा देंगे, 6 महीने में देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस सप्लायर को कितना पैसा और किस डेट पे दिया है। तो इसके लिए जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसको ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल में लिया जाता है। अगला है कन्वेंशन। कुछ कन्वेंशन फॉलो की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक बिजनेस जो है कई सालों तक रन करेगा, हम ऐसा मान के चलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी पॉलिसियां बनाई जाती है। लोन लेते हैं, किसी से ब्याज लेते हैं, तो ब्याज देने का भी हम उस पर टर्म फिक्स कर लेते हैं कि 10 साल तक हम दे देंगे। या किसी को अगर हम क्रेडिट में सप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी बात कर लेते हैं कि हम आपका जो है आप सप्लाई कर दो, आपका जो है 3-3 महीने 6-6 महीने में आपका पेमेंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी हम जो है एक सर्टेन टर्म के लिए उस पर्टिकुलर असेट की लाइफ वैल्यू के लिए हम जो है उसे उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगला है फुल डिस्क्लोजर। सारे ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट और रिकॉर्ड होने चाहिए। हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट भी होने चाहिए और उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होती है कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करें, ज़्यादा छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। डिपेंड ऑन कि आप कंपनी की वैल्यू क्या है। जैसे अभी मैंने बताया था कि 100 करोड़ की कंपनी है या 10 करोड़ की है, उसके हिसाब से वो ट्रांजेक्शन उसकी मटेरियलिटी डिपेंड करती है। अगला है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। इसमें हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड करते हैं पर रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हमने ये ऊपर भी पढ़ा था
तो यहाँ आपकी ये क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को देख लेंगे। ठीक है, अगली 4-5 क्लासों में कोशिश करेंगे कि ये आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।